अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर और विचित्र पक्षी हरिया के सामने प्रकट हो गया। रोज सुबह मेहनत करने जाते हो और पसीना बहाकर लौट आते हो और धन के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं लाते। अरे बकवास बंद करो मीना। एक तो सारा दिन खेत में हल चलाता हूं, ऊपर से तुम्हारी बातें भी सुनूं। समझ में नहीं आता कि काम करूं या फिर तुम्हारे ताने सुनूं। हरिया को क्रोध भरी नजरों से देखकर मीना अचानक निराश हो गई। अब तुम खुद ही बताओ हरिया जी, कितना समय हो गया है हमें आर्थिक स्थिति से जूझते हुए। आखिर हम और किसानों की तरह हंसते हुए अच्छा जीवन कब व्यतीत करेंगे? अपनी पत्नी का निराश चेहरा देखकर हरिया का क्रोध उतर गया और वह अपनी पत्नी मीना के पास आकर बोला, मैं क्या करूं मीना, मेरी किस्मत ही खराब है। जब जब मैं खेत में मेहनत करता हूं और सोचता हूं कि इस बार फसल अच्छी होगी, तब तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी फसल बर्बाद हो जाती है। और ऊपर से अब मैं उस जमींदार का कर्जदार भी बन गया हूं। पिछली बार जब फसल खराब हुई थी, तब मैंने उस जमींदार से बीज खरीदने के लिए धन लिया था, और अब इस बार भी मुझे अपनी फसल अच्छी होती नहीं दिख रही है। सारा का सारा दोष तुम्हारी जमीन का है, वरना और किसानों की फसलें क्यों अच्छी होती है? तुम्हारी ही फसल पर ही हमेशा कोई ना कोई आफत क्यों आ जाती है? हाँ, कुछ भी हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन समय जरूर बदलेगा। इतना बोलकर हरिया अपने खेत में चला गया। खेत में हरिया खड़ी धूप में मेहनत से हल चलाने लगा। तभी वहाँ जमींदार अपने साथी गोविंद के साथ आ धमका, अपने खेत में हल चलाना बंद कर दे हरिया। सबसे पहले मेरा वो धन चुकता करो जो तूने कुछ महीने पहले मुझसे कर्ज में लिया था। जमींदार साहब, आप यकीन रखिए, मैं आपका कर्ज बहुत जल्दी चुका दूंगा। हाँ, अब मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता। मुझे पूरा धन तुरंत चाहिए, वह भी ब्याज सहित। जमींदार साहब, आप भी तो देख रहे हैं कि मैं इस समय खेत में मेहनत कर रहा हूं। कुछ दिनों की बात है, फसल आ जाएगी, मैं अपना कर्ज फसल बेचकर चुका दूंगा। ना ये हरिया, यह तुम्हारा फसल उगाने का सपना ही रहेगा, क्योंकि मैं काफी समय से देख रहा हूँ, जब भी तुम अपने खेत में फसल लगाते हो, कभी कीड़े लग जाते हैं, कभी आग लग जाती है, कभी बारिश की मार पड़ती है, या कुछ और। सच्चाई यह है कि तुम्हारी किस्मत में किसान बनना ही नहीं है, इसलिए मेरा और जमींदार का समय बर्बाद मत करो। गोविंद की बात सुनकर हरिया के चेहरे पर क्रोध छा गया। बकवास बंद करो गोविंद। अगर तुम जमींदार के नौकर हो तो नौकर बनकर रहो। मुझसे ज्यादा बातें लड़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो सुना था कि तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, पर अब मैं ऐसा काम करूंगा कि तुम्हें गुस्सा ही नहीं आएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? समझ लो, इस कागज पर मैंने तेरी जमीन अपने नाम करवा ली है। अब से इस खेत का मालिक मैं हूँ, समझा? ये सुनकर हरिया गुस्से में आ गया। अरे ये तो पूरा अन्याय है। छोटे से कर्ज के रूप में तुम मेरा खेत नहीं छीन सकते। अरे हरिलाल, बस बहुत हो गया। इसे अपने ही खेत से जोर जोर से धक्का मारकर बाहर निकालो। हरिलाल ने हरिया को उसके ही खेत से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। हरिया उदास होकर अपने घर चला गया। उसकी आंखों में गुस्सा और अपमान की आग जल रही थी। क्या हुआ, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? और आप समय से पहले ही खेत से वापस कैसे आ गए? मीना, जमींदार ने मेरे साथ बेईमानी की है। उसने मेरा खेत मुझसे छीन लिया। कुछ महीने पहले मैंने बीज खरीदने के लिए उससे थोड़े से पैसे उधार लिए थे, और उसी समय उसने चालाकी से मुझसे अंगूठा लगवा लिया। अब वो कहता है कि खेत उसका है। तो क्या आप यूं ही चुप बैठेंगे? आपको सबसे पहले गांव के मुखिया से शिकायत करनी चाहिए।
अगले दिन हरिया मुखिया जी के घर पहुंच गया। मुखिया जी, जमींदार ने मेरी जमीन बेईमानी से हड़प ली है। कुछ समय पहले मैंने बीज खरीदने के लिए उससे कर्ज लिया था, जो मैं समय पर चुका नहीं पाया। इसी दौरान उसने मुझसे अंगूठा लगवा लिया और अब वो कह रहा है कि वो खेत उसका है। हरिया, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, बल्कि मैं ही क्यों गांव का कोई भी व्यक्ति तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जमींदार बहुत ताकतवर है, सब लोग उससे बहुत डरते हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगा। उसने मेरा खेत छीना है। एक किसान के लिए उसकी जमीन मां के समान होती है। इतना कहकर हरिया सीधे उदय नगर राज्य की ओर चल पड़ा और राजा अक्रम के दरबार में जा पहुंचा। महाराज, जमींदार ने थोड़े से धन के बदले मेरा खेत हड़प लिया है। मैं एक गरीब किसान हूं, सालों से अपनी जमीन पर मेहनत कर रहा हूं। पिछले मौसम में फसल बर्बाद हो गई थी, इसलिए मजबूरी में मैंने जमींदार से थोड़ा सा कर्ज लिया। बीज लेते समय उसने मुझसे एक कागज पर अंगूठा भी लगवा लिया। अब वो कहता है कि खेत उसका है। महाराज, मेरे लिए वो जमीन सिर्फ खेत नहीं, मेरी रोजी रोटी, मेरी इज्जत और मेरी मां जैसी है। मुझे न्याय चाहिए महाराज। अगर अमराई गांव के जमींदार ने तुम्हारे साथ वास्तव में ऐसा किया है तो तुम्हें जरूर न्याय मिलेगा। इतना कहकर राजा अक्रम ने एक सिपाही की ओर इशारा करते हुए कहा, इस किसान के साथ तुरंत अमराई गांव जाओ और जमींदार को मेरे दरबार में हाजिर होने का आदेश दो। अगर वह मना करे तो उसे जबरदस्ती गिरफ्तार करके लाया जाए। कुछ ही देर में जमींदार अपने साथी गोविंद के साथ महल में हाजिर हो गया। क्यों तुमने कुछ धन के लिए हरिया का पूरा खेत अपने नाम कर लिया? महाराज, यह तो सरासर झूठ बोल रहा है। सच तो यह है कि कुछ अरसा पहले हरिया ने खुद अपना खेत मुझे बेचा था। मैंने उसे बहुत सारा धन दिया था। महाराज, उसने वादा किया था कि कुछ महीनों बाद वह खेत खाली कर देगा। जब मैं उसे उसका वादा याद दिलाने गया तो हरिया खेत देने से ही मुकर गया। हाँ महाराज, जमींदार साहब सही कह रहे हैं, मैं भी उनके साथ ही था। ये सुनकर हरिया क्रोधित हो गया। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं महाराज, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने खेत नहीं बेचा था, मैंने तो बस थोड़ी सी रकम उधार ली थी, वो भी बीज खरीदने के लिए। मैं अपना खेत क्यों बेचूंगा महाराज? कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका न्याय सिर्फ एक ही शर्त पर हो सकता है। कैसी शर्त महाराज? तुम गांव के 2 गवाह लेकर आओ जो जमींदार और गोविंद के खिलाफ तुम्हारे पक्ष में गवाही दे सके। अगर वे गवाही देंगे तो तुम सच्चे साबित हो जाओगे। तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस कर दी जाएगी। और जमींदार, तुम भी ऐसे ही 2 गवाह लेकर आओ जिन्होंने हरिया को खेत बेचते हुए देखा हो। जमींदार और गोविंद वहां से चले गए। हरिया भी गांव लौट आया और गांव के लोगों से मदद मांगने लगा, लेकिन जमींदार के डर से कोई भी हरिया की मदद करने को तैयार नहीं हुआ। अगले दिन हरिया उदास होकर राजा अक्रम के दरबार में खड़ा हुआ। महाराज, जमींदार का गांव में बहुत दबदबा है, इसलिए कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा, ना ही कोई मेरे पक्ष में गवाही देने को तैयार है। तभी जमींदार गोविंद के साथ वहां पहुंच गया। उसके साथ मुखिया और राघव भी थे। महाराज, यह मेरे गांव का मुखिया है और यह मेरे गांव का राघव नाम का सम्मानित नागरिक है। गांव में इन दोनों का बहुत सम्मान है। मैंने इन दोनों के सामने ही हरिया से उसकी जमीन खरीदी थी महाराज, और उसे बहुत सारा धन भी दिया था। आप पूछ लीजिए। हाँ महाराज, जमींदार सच कह रहे हैं, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। हाँ महाराज, जमींदार ने हरिया को धन दिया था और उसने अपना खेत उसे बेच दिया था। जमींदार तो अपने गवाह ले आया, लेकिन तुम कोई गवाह नहीं ला सके हरिया। न्याय तो हो गया, खेत जमींदार के पास ही रहेगा। हरिया गुस्से में महल से बाहर निकल गया और सीधा अपने घर पहुंच गया।
शाम को वह चुपचाप आंगन में बैठा था। तभी मुखिया और राघव उसके घर आ पहुंचे। अब क्यों आए हो? तुम दोनों ने तो मेरे खिलाफ महाराज के सामने झूठी गवाही दे दी। अब क्या चाहिए मुझसे? क्षमा कर दो हरिया, जमींदार ने हमें डरा धमका दिया था, हम मजबूर थे। मुझे भी माफ कर दो हरिया, मेरी बेटी का विवाह कुछ ही दिनों में है। जमींदार ने धमकी दी थी कि अगर मैंने उसके पक्ष में गवाही नहीं दी तो वह विवाह रुकवा देगा। मैं मजबूर था। हाँ, यही तो है ताकतवर की दबंगई और गरीब की लाचारी। मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। दोष ना मेरा है ना तुम्हारा। दोष तो उस समाज का है जहां गरीब की कोई सुनवाई ही नहीं होती। मुखिया और राघव शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से चले गए। समय ऐसे ही गुजरता चला गया और हरिया की स्थिति और भी खराब होती चली गई। कब तक घर पर बैठे रहोगे? कुछ काम क्यों नहीं करते? मैं एक किसान हूँ। तुम ही बताओ, खेती के अलावा और मैं क्या जानता हूँ? खेती की बात कर रहे हो? खेती अब बची ही कहाँ है? जाओ कोई और काम ढूंढो, वरना हमारी हालत और भी बिगड़ जाएगी। इस छोटे से गांव में मुझे कौन काम देगा? मीना क्या बात करते? अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो दूसरे गांव या राज्य में जाओ, कहीं ना कहीं रोजी रोटी तो मिलेगी। कुछ देर सोच में डूब गया और फिर बोला, हाँ ठीक है, मैं शीतल नगर राज्य जाऊंगा। वहाँ मजदूरी ठीक मिलती है। तुम मेरे लिए कुछ रोटियां बना दो। घर में बस थोड़ा सा ही आटा बचा है, इससे सिर्फ एक ही रोटी बन सकती है और सब्जी के नाम पर कुछ भी नहीं है। हरिया बहुत उदास लहजे में बोला, अगर वो भी मैं ले जाऊंगा तो तुम क्या खाओगी? मेरी चिंता मत करो, मैं पेड़ के पत्तों से किसी तरह गुजारा कर लूंगी। मीना ने एक रोटी बनाकर हरिया को दी। हरिया रोटी लेकर शीतल नगर राज्य की ओर पैदल चल पड़ा। रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। कुछ देर बाद रात गहराने लगी और हरिया के पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ने लगे। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। तभी उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। चलो, तालाब तो मिल गया। अब रोटी खाकर प्यास बुझाऊंगा, कुछ तो भला होगा। वह तालाब के पास गया, रोटी निकाली और उसे देखते हुए बोला, ये तो बस एक ही है, अगर मैं खा लूंगा तो मेरी भूख फिर भी नहीं मिटेगी। तभी तालाब के पानी में हलचल होने लगी। दरअसल इस तालाब में एक राक्षस का वास था। यह कौन खतरनाक जादूगर है जो मेरे ही तालाब के पास इतनी नरमी से कह रहा है कि एक खाने से क्या भला होगा? लगता है यह मुझे खाने की बात कर रहा है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तभी राक्षस तालाब से बाहर निकल आया। मुझे मत मारो, मैं इस तालाब में अकेला रहता हूँ। मैं दूसरों को खाता हूँ, तुम मुझे मत खाना। मुझे माफ कर दो। हरिया पूरा मंजर समझ गया। उसने मन में सोचा, मैं तो रोटी की बात कर रहा था। ये सोच रहा है कि मैं उसे खाने वाला हूं। चलो, यही भ्रम काम आएगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर नहीं खाऊंगा। अगर तुम मुझे कोई ऐसी वस्तु दो जिससे मैं धनवान हो जाऊं, समझे? राक्षस तुरंत अपना हाथ टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में घुमाने लगा। अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर और विचित्र पक्षी हरिया के सामने प्रकट हो गया। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी का दूसरा भाग चाहिए तो कमेंट करें।